जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत करता हूं दोस्तों। यह बीपीएससी 70वीं बीपीएससी का मैं सेट ला रहा हूं दोस्तों। इसमें 150 प्रश्न होंगे और मैं ये चैप्टर वाइज सेट ला रहा हूं। आधुनिक भारत का इसमें 3 सेट में लाऊंगा आधुनिक भारत से, और तीनों सेट में 150 होंगे और 150 को यानी कि 3 चैप्टर है, 3 सेट है, उसमें से 6 वीडियो बनाया जाएगा दोस्तों। प्रत्येक सेट में 75 प्रश्न मैं ला रहा हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में बता सकूं दोस्तों और आपको समझा सकूं और ज़्यादा समय भी ना लगे और पढ़ने में मन भी लगे। इस कारण से ऐसा मैं कर रहा हूँ। नहीं तो एक बार में आपको 150 प्रश्न आधे घंटे में भी समाप्त कर सकता हूँ या 45 मिनट में समाप्त कर सकता हूँ, परंतु वो केवल क्वेश्चन से बताकर मैं निकल जाऊँगा। इसलिए मैं कोशिश रहता है कि कुछ एक्स्ट्रा बताते हुए चले। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग इसका फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर आपको इसका फर्स्ट वीडियो उपलब्ध मिलेगा। 70वीं बीपीएससी के नाम से या बीपीएससी के नाम से आपको ये प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, ये बुटेरिया का ये प्रैक्टिस सेट है, आप लोग जरूर जाके देखें दोस्तों। यदि आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले और वीडियो को शेयर कर दे दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। दूसरा वीडियो है, फर्स्ट सेट का दूसरा वीडियो है। देखिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है जो वर्ष 1856 में पारित किया गया था। कब? वर्ष 1856 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। और इनका जन्म 1820 से लेकर 1900 ईस्वी तक, 91 ईस्वी तक, 1891 ईस्वी तक माना जाता है। इनका जो कार्यकाल हुआ है, इनका जन्म हुआ था 1820 में और मृत्यु का 1991 में हुआ था, 1891 में हुआ था। तो जो विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर से संबंधित है। ठीक है, वे कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन्होंने वेद एवं अन्य संस्कृत ग्रंथों के उदाहरण से यह सिद्ध किया कि वेद विधवा पुनर्विवाह को मान्यता देती है। ठीक है दोस्तों, और उनकी यही प्रयत्नों से 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाकर विधवा विवाह का वैध माना गया और ऐसे विवाह से जन्म लेने वाले बच्चों को वैध घोषित किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 77 में इसमें कहा गया वर्ष 1906 ईस्वी में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो 1906 ईस्वी में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? बम्बई में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बहुत से समाज सुधारकों ने महिला कल्याण के लिए अनेक प्रयास किए थे दोस्तों। इसी में से एक थे प्रोफेसर डी.के. कर्वे, जो बॉम्बे के फर्ग्यूसन कॉलेज में प्रोफेसर थे। वो महिला पुनर्विवाह के प्रबल समर्थन थे। 1899 में उन्होंने पूना में एक विधवा आश्रम की स्थापना किया। कब? 1899 में उन्होंने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की है। और 1906 ईस्वी में उन्होंने बम्बई में 1906 में उन्होंने बम्बई में क्या किए? तो भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है, डी.के. कर्वे। तो 1906 ईस्वी में उन्होंने बम्बई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, और पुणे में उन्होंने क्या किया था? तो पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना किए थे। पुणे में विधवा आश्रम और बम्बई में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 78 नंबर प्रश्न की ओर। 1930 ईस्वी में पारित शारदा एक्ट के द्वारा लड़कों एवं लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो 1930 ईस्वी में पारित शारदा एक्ट के द्वारा लड़कों एवं लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु था लड़कों एवं लड़कियों की 14 वर्ष। 1930 में लड़कों का उम्र 18 वर्ष और लड़कियों का उम्र 14 वर्ष। लड़कों और लड़कियां बुलाएं तो 14 वर्ष नहीं, 18 और 14 वर्ष। ठीक है, 1930 के हर विलास शारदा के प्रयत्नों से, इसको क्या बोलते हैं? हर विलास शारदा के प्रयत्नों से शारदा एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट में के माध्यम से लड़कों एवं लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई, जिसमें लड़कों को 18 वर्ष और लड़कियों को 14 वर्ष की उम्र में यदि शादी होता है तो बाल विवाह के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आगे है 79 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए हुए हैं, एक में बंगाल
सती रेगुलेशन 1829 में रेगुलेशन एक्ट रेगुलेशन 17 सबसे पहले केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, तो 1829 में, ठीक है। 1830 ईस्वी में इसे मद्रास एवं बम्बई के प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। तो इसमें देखिए क्वेश्चन प्रूव, ठीक है, यहाँ तक तो देखें हम फर्स्ट है एंड सेकंड है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो ना तो कथन एक असत्य है और ना ही दो। तो बंगाल में ही सती रेगुलेशन 1829 सबसे पहले लागू हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी में, और 1830 ईस्वी में मद्रास बम्बई प्रेसिडेंसी लागू किया गया था। तो ना तो एक गलत है और ना ही दो गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, इसका मतलब दोनों सही है। नेक्स्ट हो जाते हैं दोस्तों, मूल्यांकन मुख्य नायक नामक पाक्षिक समाचार पत्र। आपसे पूछा गया मुख्य नायक नामक पाक्षिक समाचार पत्र का आरंभ किनके द्वारा किया गया? मुख्य नायक पाक्षिक समाचार पत्र का जो आरंभ किया गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मुख्य नायक पाक्षिक समाचार पत्र है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1920 के दशक में उन्होंने मुख्य नायक पाक्षिक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। कब? 1920 के दशक में उन्होंने इस समाचार पत्र के माध्यम से अछूतों की पीड़ा को प्रस्तुत किया, ठीक है। और समाचार पत्र के माध्यम से उन्होंने घोषित किया यदि सामाजिक वर्गों की अपेक्षा की जाती है तो राष्ट्रीय चेतना विकसित नहीं हो सकती है। तो इसी में ये दर्शाया गया है मुख्य नायक में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यदि नेक्स्ट में देखें और भी इसे मैं डिटेल्स कर सकता हूँ दोस्तों, लेकिन काफी लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं नहीं कर सकता हूँ डिटेल्स, क्योंकि इसमें हर ऑप्शन पर मैं आपको कुछ ना कुछ बता सकता हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बहिष्कृत भारत, मैचिंग करना है हमको। यदि मैच करेंगे तो बहिष्कृत भारत पत्रिका जो लागू किया गया था वो 1930 ईस्वी में बहिष्कृत 1927 ईस्वी में बहिष्कृत भारत पत्रिका चालू किया गया था। और इसका जो लेखन कौन किए थे? B.R. अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका चालू किए थे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी। 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा हुई थी, ठीक है। और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ, अनुसूचित जाति महासंघ क्या होगा? यदि हम इसको देखें अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ, तो ये हो जाएगा क्या? आपको कब किया गया था? तो 1942 में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ है 1942 में। अखिल भारतीय हरिजन संघ जो होगा, अखिल भारतीय हरिजन संघ वो कहाँ है? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ 1932 में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। सी नहीं, ऑप्शन क्या होगा? 1 का 2, 2 का 1 और 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3। नेक्स्ट क्यों रखते हैं उसको, क्या होगा? 2 1 4 3। नेक्स्ट इसमें हम मैच करेंगे 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर इसके अनुसार, ठीक है। एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं दोस्तों। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924, बहिष्कृत भारत 1927 और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ 1942। अखिल भारतीय 1942 में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ 1 से 3 तक का जो पत्रिका जारी हुआ था भीमराव अम्बेडकर ने किया था, जबकि अखिल भारतीय हरिजन संघ 1932 में पत्रिका जारी हुआ था वो महात्मा गांधी के द्वारा जारी किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, ब्राह्मणों के खिलाफ आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा और कहां प्रारंभ किया गया? तो ब्राह्मणों के सम्मान में आत्मसम्मान आंदोलन है ईवी रामास्वामी द्वारा प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो ईवी रामास्वामी, ऑप्शन नंबर क्या होगा? 82 का ईवी रामास्वामी नाइकर एवं दक्षिण भारत में हुआ था ये। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ब्राह्मणों के खिलाफ आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? तो ईवी रामास्वामी नाइकर दक्षिण भारत में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर, एक जाति एवं एक धर्म का नारा किन्होंने दिया था? समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर, एक जाति और एक धर्म का नारा किसने दिया था, किन्होंने कहा था? तो ये श्री नारायण गुरु ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। श्री नारायण गुरु के द्वारा ये कहा गया था कि समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर, एक जाति और एक धर्म होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 84 नंबर प्रश्न को 84 में दिया गया कथन है और कारण है, उसको मैच करना है, कौन सही है कौन गलत है। वर्ष 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, ठीक है। और राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म की बुराई से तंग आकर नए धर्म की स्थापना करना चाहते थे। तो राजा राम मोहन राय, तो
कथन ए भी सही है और कथन आर भी सही है। आर गलत है। तो हिंदू धर्म की बुराइयों से तंग आकर नहीं किए थे, उनकी कृतियों से तंग आकर किए थे। तो ठीक है, तो वर्ष 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो कथन एक सही है, परंतु कथन आर गलत है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। देखिए राजा राम मोहन राय के बारे में कह रहा है, इनका जन्म 1772 में हुआ था और 1823 में मृत्यु हो गई थी राजा राम मोहन राय की। ठीक है, और यदि हम देखें इसमें ब्रह्म समाज, तो उन्होंने वर्ष 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब? वर्ष 1928 में। और उनका उद्देश्य सामाजिक सुधार द्वारा लोगों को राजनीतिक उत्थान करना और राष्ट्र प्रेम की भावना था। ठीक है, ऑप्शन ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन था? यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता जो था वो कौन है? यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता हेनरी विवियन डेरोजिया है। तो कौन हो जाएगा यंग बंगाल का? यंग बंगाल का यदि हम देखें दोस्तों तो हेनरी विवियन डेरोजिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यंग बंगाल का कौन है? हेनरी विवियन डेरोजिया। नेक्स्ट में दिया हुआ है 86 में दोस्तों राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? तो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था आत्मीय सभा थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आत्मीय सभा जो थी राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है। इन्होंने 1814 ईस्वी में स्थापना की थी। एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना यदि हम इसमें देखें, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में। और किसने? तो महर्षि रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद के द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने अपनी एक रामकृष्ण मिशन की शिक्षाओं का उपनिषद एवं गीता में दर्शन के लिए बुद्ध, यीशु एवं उपदेशों का आधार बनाकर विवेकानंद ने विश्व को मानव मूल्यों की शिक्षा दी और वे नव हिंदूवाद के प्रबल समर्थक थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे दिया हुआ दोस्तों गुरुकुल कांगड़ी। गुरुकुल कांगड़ी कहाँ है? तो श्रद्धानंद गुरुकुल कांगड़ी स्वामी श्रद्धानंद जो है गुरुकुल आर्मी कांगड़ी। ठीक है, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज कहाँ? तो दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज था। इसकी स्थापना किसने की थी? महात्मा हंसराज एंग्लो वैदिक कॉलेज जिसे डीएवी कहते हैं। और देव समाज कहाँ है? ठीक है, और धर्म सभा कौन थे? तो धर्म सभा के संस्थापक यदि हम देख लें देव समाज कौन है? देव समाज को हम देखें तो देव समाज के ये हो गया आपको शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज क्या है? शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, और धर्म सभा राधाकांत देव। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या होगा यदि हम इसको मैच करें? तो इसमें से गुरुकुल कांगड़ी श्रद्धानंद किसने? श्रद्धानंद ने, स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, महात्मा हंसराज, देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री और धर्म सभा राधाकांत। धर्म सभा कौन? राधाकांत। यदि हम मैच करें दोस्तों तो इसका आंसर क्या होगा? 4-3-2-1 4-3-2-1 4-3-2-1 4-3-2-1 4-3-2-1। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है 4-3-2-1। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है ये भी दिया गया कथन दोस्तों, देवबंद स्कूल की स्थापना 1897 ईस्वी में तत्कालीन संयुक्त प्रांत के सहारनपुर जिले के देवबंद नामक स्थान पर की गई थी। तो क्या ये सही है? तो ठीक है, बिल्कुल की गई थी।
देवबंद आंदोलन स्कूल की शुरुआत, और इस स्कूल की स्थापना अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने और मुस्लिम समुदाय को नैतिक और धार्मिक उत्थान करने की गई थी। तो इसका क्या होगा, ये भी सही है। तो आर और ए दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें दिया गया है पारसी धर्म सुधार आंदोलन की एक प्रमुख संस्था रहनुमाई मजदयान सनन सभा की स्थापना कब की गई? रहनुमाई मजदयान सनन सभा की स्थापना कब की गई है? तो चार ऑप्शन है दोस्तों, इसमें से ऑप्शन नंबर ए और सही आंसर होगा 1851 ईस्वी में। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त पारसियों के एक समुदाय ने 1851 ईस्वी में रहनुमाई मजदयान सभा की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो है वर्ष 1875 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। वो भी अलीगढ़ के वर्ष 1875 में किया गया। ठीक है, 1875 में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुआ। ऑप्शन नंबर बी कहाँ, अलीगढ़, कहाँ, कब हुआ स्थापना और कहाँ हुआ? तो अलीगढ़ में 1875 में हुआ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 892 में निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है? लोकहितवादी, तो लोकहितवादी है तो किसे जानते हैं हम लोग? तो लोकहितवादी के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जानते हैं। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जानते हैं। 1823 से 92 तक उनका जीवन काल था। महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट के चलते हैं दोस्तों। 93 नंबर प्रश्न में वर्ष 1875 इसमें अमेरिका में स्थापित थियोसोफिकल सोसाइटी का ठीक है, तो इसका आंसर होगा 93 का क्या? तो 82 में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कब और कहाँ पर है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1982 कब हुआ? तो ठीक है, कलकत्ता मद्रास के 1982 में। 93 का 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी के मुख्यालय कब और कहाँ स्थानांतरित की गई? तो स्थानांतरित कर दिया गया थियोसोफिकल सोसाइटी के जो था 1882 में मद्रास स्थानांतरित किया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। हम दोनों भारत की हवा में पलते हैं, हम गंगा और यमुना का पवित्र जल पीते हैं, और हम दोनों एक इसी भूमि की पैदावार खाकर पलते हैं, हम दोनों एक ही देश के हैं। तो ये कथन किसने कहा है? देशव्यापी कथन। तो ये कथन है जो आपको हजारी शरीयतुल्लाह ने कहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? हाजी शरीयतुल्लाह। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कौन? हाजी शरीयतुल्लाह। गलत आंसर है इसका ये आंसर नहीं होगा। फिर से पढ़ो। ये जो कहा था गंगा यमुना का पवित्र जल पीते हैं और हम इसी दुनिया में खाते हैं और सांस लेते हैं, ये कथन यह वक्तव्य किसका है? तो सर सैयद अहमद खान का है ये वक्तव्य, सर सैयद अहमद खान का। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट की ओर तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट कर सकते हैं दोस्तों। सिंह सभा का आंदोलन आरंभ किया गया। सिंह सभा का आंदोलन कहाँ किया गया? सिंह सभा आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? देखिए, सिंह सभा आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तीन ऑप्शन है, तो अमृतसर से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 19वीं शताब्दी में भारत में चल रहे विभिन्न धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलनों में सिख समूह भी अछूता नहीं रहा था। 1873 ईस्वी में अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन आरंभ किए गए थे। इस आंदोलन में मुख्य दो बातें थी। सिख समुदाय के लिए आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना था तथा सिख धर्म के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले ईसाई धर्म प्रचारकों एवं हिंदू रूढ़िवादियों के विरुद्ध संघर्ष करना था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के नेता स्वयं को हजरत मोहम्मद की तरह का एक अवतार मानते थे? तो हजरत मोहम्मद की तरह एक अवतार मानते थे, वो कौन से नेता थे? चार ऑप्शन है, इसमें से अहमदिया आंदोलन का
अहमदिया आंदोलन के जो नेता थे वो हजरत मोहम्मद साहब के लिए के अवतार के जैसा मानते थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो हुआ था अहमदिया आंदोलन की 1889 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। और संस्थापक कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद ने इसकी स्थापना की थी, इसलिए इन्हें अहमदिया आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है नेक्स्ट में दिया गया है इसमें कि भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए उत्तरदायी कारकों में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो जो इसमें दिया गया राष्ट्रवादी के उत्थान के लिए उत्तरदायी कारक कौन है? तो देखिए भारत में राष्ट्रवादी आधुनिक राष्ट्रवादी के उत्थान के लिए बहुत से कारक हैं, इसमें से कुछ ही कारक दिए हुए हैं। भारत के अतीत का पुनः अध्ययन करना, क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, भारत के अतीत का पुनः अध्ययन करना। देश का राजनीतिक प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण, ये भी सही है। सामाजिक धार्मिक एवं सुधार आंदोलन का प्रभाव, ये भी सही है। विदेशी शासकों का नस्लीय अहंकार, ये भी सही है। तो ऑप्शन में से सबका सब सही है दोस्तों। आर्थिक भारत के आधुनिक राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए उत्तरदायी कारक कौन है? तो ये चारों के चारों कारक सही है। तो ये क्या आंसर होगा? 1 से लेके 4 तक ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। सबका सब सही है। कुछ और प्रमुख बातें हैं दोस्तों इसमें आधुनिक राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए। जैसे भारतीय एवं उपनिवेश के हितों में संघर्ष, भारतीय एवं उपनिवेश के हितों में संघर्ष, देश का राजनीतिक प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण, पश्चाताप चिंता तथा शिक्षा, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका, भारत की अतीत का पुनः अध्ययन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रभाव और मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का उत्थान, समकालीन घटनाओं के विश्वव्यापी प्रभाव, विदेशी शासकों का नस्लीय अहंकार का प्रतिक्रियावादी नीति, ये सारे क्या हैं? तो जो भारत में है, भारत में राष्ट्रवादी के उत्थान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 98 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें क्या दिया गया है हम लोग देखेंगे। 98 में दिया गया है, 98 नंबर प्रश्न में तो इसमें दिया गया है 98 में 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में स्थापित राजनीतिक संस्था, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इनके कथनों पर क्या है, सो विचार करना है। तो 2 और 3, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक में है इसका नेतृत्व मध्य वर्ग के द्वारा किया गया था राजनीतिक संस्थाओं के लिए। तो ये जो दिया गया है दोस्तों, ये बिल्कुल गलती है, मध्य वर्ग के द्वारा नहीं किया गया था। इन संस्थाओं का स्वरूप स्थानीय क्षेत्रीय था, ये सही है। इन्होंने प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग रखी थी। तो 2 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, भारत में गठित होने वाली पहली राजनीतिक संस्था कौन सी थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया था? तो पहली संस्था कौन सी थी? तो वो जमींदारी एसोसिएशन था, जो पहली संस्था थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, जमींदारी एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, मिलान करना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कब? 1843 में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में होती। ठीक है, और बंग भाषा प्रकाशिका सभा, तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना 1836 ईस्वी में, और बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 ईस्वी में, बॉम्बे एसोसिएशन। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2, 3, 1, 4 क्या आंसर होगा? इसमें मैच करेंगे हम लोग। 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 101 की ओर। निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य नहीं थे? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य में से कौन नहीं थे? तो वो 4 ऑप्शन है। इसमें से यदि हम देखें तो महादेव गोविंद रानाडे जो थे संस्थापक में से के सदस्य नहीं थे। कौन? महादेव गोविंद रानाडे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। जबकि बॉम्बे एसोसिएशन प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना इसने किया था तो सैयद बदरुद्दीन तैयबजी थे, फिरोज शाह मेहता थे और केटी तलंग थे, परंतु महादेव गोविंद रानाडे इसमें संबंधित नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। निम्नलिखित संस्थाओं में को स्थापना वर्ष के कार्यक्रम के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। यदि स्थापना वर्ष है, इसमें कौन पहले स्थापित हुआ, दूसरे उसके बाद कौन स्थापित हुआ, उसके बाद कौन स्थापित हुआ? मद्रास महाजन सभा। देखिए यदि हम इसमें देखें, मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुआ दोस्तों।
1884 ईस्वी में मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुआ। और यदि हम देखें बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना 1885 में हुई। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई है। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना, तो पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में हुआ। 1870 में पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना हुआ है। पुणे सार्वजनिक सभा 1870 में हुआ है। ठीक है, और एक बच गया क्या, तो 1884 में 1884 में किसकी स्थापना हुई है, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 में, सॉरी 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुआ है दोस्तों। 1866 में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुआ। तो हमसे काल अनुक्रम व्यवस्थित करने का रहा था, तो सबसे पहले ईस्ट इंडियन एसोसिएशन आएगा, 4 आएगा। उसके बाद कौन आएगा, 4 के बाद मेरा आंसर इसमें आएगा 4, 4 एक में ही है, तो एक ही से आंसर आ गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक 103 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की थी। बिल्कुल गलत है, और बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में की गई थी, ये भी सही है। परंतु इसमें असत्य कथन को चयन करें, तो इसमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। 1 और 2, सॉरी, ना तो 1 असत्य है, ना ही 2 असत्य है, इसलिए 1 और 2 दोनों में से कोई असत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। तो क्या होगा, ना तो 1 है, ना 2। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यानी दोनों सही है। उत्तरवादी चरण के नेताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। उन्होंने प्रार्थना एवं याचिका की पद्धति को अपनाया। वे उपनिवेशी शासन को भारतीय शासन में परिवर्तित करने के प्रयास में विश्वास रखते थे। तो इसमें से कह रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो दोनों के दोनों कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो इंडियन एसोसिएशन की प्रमुख कार्यों में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा कार्य है इंडियन एसोसिएशन की प्रमुख कार्य में सम्मिलित नहीं है, देखिए इंडियन एसोसिएशन की प्रमुख कार्य में सम्मिलित कौन कौन है। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों की आयु सीमा घटाने का विरोध, और उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयकरण करने की मांग, और आर्म्स एक्ट एवं वर्नाकुलर प्रेस्ट एक्ट के विरुद्ध प्रचार अभियान चलाया गया, और स्वशासन के मुद्दे पर को उठाया गया। तो इसमें से कौन सा है, इससे सम्मिलित नहीं है। यदि इसमें से देखें दोस्तों, तो स्वशासन के मुद्दे को उठाना, स्वशासन के मुद्दे को उठाना तो इसका आंसर क्या हो दोस्तों, 105 का। 105 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वशासन के लिए मुद्दे का उठाना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में दिया गया है, आगे देखें, निम्नलिखित कथनों से विचार कीजिए। 1883 में अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तो बिल्कुल जो दिया गया है 1883 में अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का स्थापना किया, बिल्कुल सही है। यह हुम 1885 में इंडियन एसोसिएशन के यूनियन की स्थापना की थी। जी हम इसमें देखें तो कौन सही है, ए और बी दोनों सही है। देखिए अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन 1883 में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। और यह होम के प्रयासों से 1884 में संस्था इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई थी। तो दोनों कथन सत्य हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट चलते हैं, कांग्रेस की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथन को असत्य कथन को चुना है। कांग्रेस की स्थापना की, यह होम के अतिरिक्त सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख नेता माने जाते हैं। तो कांग्रेस के प्रमुख नेता माने जाते हैं, ये कौन सा कथन असत्य है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 82, ये गलत है दोस्तों। प्रथम अधिवेशन में 72 को था, ना कि 82 को। ऑप्शन नंबर सी बी हमारा सही आंसर है, ये गलत है। नेक्स्ट को चलते हैं 108 की ओर दोस्तों। प्रारंभिक चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य में क्या सम्मिलित था। तो प्रारंभिक चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य में लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना, लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना, ठीक है, और आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना करना, आम जनता को राष्ट्रवादी आंदोलन से जोड़ना, ये गलत है। और उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन एवं समर्थन देना,
तो कौन कौन सही है? 1 2 4 सही है, बाकी गलत है। 1 2 4 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों 109 की ओर। इसमें दिया गया है निम्नलिखित किस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत किस संस्था को कहा जाता है, यह प्रश्न दिया गया है। तो इसमें से हम देखें दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय संस्था का अग्रदूत, तो इंडियन एसोसिएशन को भारतीय राष्ट्रीय संस्था का अग्रदूत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या कहा जाएगा? इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इसलिए कहा था इंडियन एसोसिएशन जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि लक्ष्य भारत में ब्रिटिश सरकार के कार्यों के विरुद्ध संपूर्ण देश के लोगों को एक साथ लाना था। इस प्रकार यह राष्ट्रीय स्तर पर एक अग्रणी संस्था माना जाता है, इसलिए इसे हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो लंदन में राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? लंदन में की गई थी। तो ये इसकी स्थापना 1889 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। उदारवादियों ने भारतीयों की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए क्या मांग की थी? तो उदारवादियों ने भारतीयों की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए क्या मांगी थी? तो इसमें से उन्होंने भू राजस्व की मांग करने और नमक कर का उन्मूलन करने, सैन्य खर्च में कटौती करने, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने की मांग की थी। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो 1 से लेकर 4 तक सारे कथन सत्य हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। भारतीय परिषद के अधिनियम 1892 ईस्वी के प्रावधानों में क्या सम्मिलित नहीं था? तो 1892 ईस्वी के प्रावधानों में क्या सम्मिलित नहीं था? यदि इसमें देखें हम तो क्या सम्मिलित नहीं था? तो गैर सरकारी संस्थाओं को बजट पर संशोधन प्रस्ताव रखने का अधिकार नहीं था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो सेफ्टी वाल्व का जो है वो किसने प्रतिपादित किया है? तो लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वाल्व का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये हमारा सही आंसर है, लाला लाजपत राय। देखिए, लाला लाजपत राय सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत के जाने जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यह हमने भारतीय जनता के असंतोष को पहचानने के लिए कांग्रेस का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही आंसर है। कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर किसने पुकारा था? तो कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों का संस्था कहकर पुकारा था किसने? तो डफरिन ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। डफरिन ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोही करके पुकारा था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया कांग्रेस विरोधी संगठन संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संगठन यानी यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित था? इसमें से कौन सम्मिलित था? ठीक है, संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संगठन में कौन संस्थापक सदस्य थे? तो इसमें एक में दिया हुआ लॉर्ड डफरिन नहीं, और सर सैयद अहमद खान, तो ये संस्थापक सदस्यों में से थे। बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ये भी थे। लाला लाजपत राय तो ये नहीं थे। तो कौन सम्मिलित थे? 2 और 3 सम्मिलित थे। यदि आप ऑप्शन देखें दोस्तों इसमें, तो 2 और 3 कौन सा ऑप्शन आएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में कौन उदारवादी चरण का नेता थे? तो उदारवादी चरण का नेता कौन थे? तो उदारवादी चरण का नेता रोमेश चंद्र दत्त थे। उदारवादी चरण के नेता थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। उदारवादी चरण कब से कब था दोस्तों? तो भारत में जो उदारवादी चरण था 1885 से लेकर 1905 के जो कालखंड रहा है वो उदारवादी चरण थे। और इसमें दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस, जीके गोखले आदि ये उदारवादी दल से संबंधित थे। जबकि लाला लाजपत राय उग्रवादी राष्ट्रवाद से संबंधित थे। महात्मा गांधी तथा राजेंद्र प्रसाद उदारवादी चरण जो 1850 से 1905 के नेता नहीं थे। गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद 1905 के नेता नहीं थे, जो 1885 से 1905 में जो उदारवादी चरण का नेता थे उनमें से नहीं थे। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। आगे हम लोग दिया गया है हम लोगों को 17 में इसमें है कथन 1 कथन 2 को। तो इसमें दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण में कांग्रेस का जनधारा सीमित था। तो कांग्रेस का जनधारा क्या था? सीमित था।
ये बिल्कुल सही है, कांग्रेस का जनधारा सीमित था। ठीक है दोस्तों, दूसरा दिया हुआ है कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी जनसाधारण के प्रति विश्वस्त नहीं थे, तो ये भी सही है, प्रारंभिक जो था जनसाधारण के प्रति विश्वस्त नहीं है, तो ए और दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी करती है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें दिया गया है 198वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में नरमपंथी राष्ट्रवादी के योगदान में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था? तो नरमपंथी की बात कर रहा, क्या सम्मिलित नहीं था? तो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आक्रामक राजनीतिक रुख अख्तियार करना, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही नहीं था। ठीक है, इसमें देखिए नरमपंथी राष्ट्रवादी का योगदान क्या था? तो उपनिवेशी शासन की आर्थिक शोषण की नीति को निंदा करना, व्यवस्थापिका संबंधित संवैधानिक सुधार करना, सामान्य प्रशासनिक सुधार हेतु अभियान चलाना, भारतीयों के नागरिक अधिकारों को रक्षा करना, ये थे। ठीक है दोस्तों, तो कौन नहीं थे? तो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आक्रामक राजनीतिक रुख अख्तियार करना, ये नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ये किसकी नहीं थी? तो नरमपंथी राष्ट्रवादियों का योगदान इसमें नहीं था। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, 119 की ओर इसमें दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय में प्रकाश संवाहक सिद्धांत किसने दिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के संबंध में प्रकाश वाहक सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 120 की ओर, यह एक सफल अवसरवादी आंदोलन था, इसमें कपटी एवं पाखंडियों के लिए अफसरों के द्वारा खोले और इनसे कुछ लोगों को राष्ट्रीयता के नाम को भुनाने का अवसर दिया गया। उपरोक्त कथन किसने कहा है? तो ये कथन है जो किसने कहा है? तो ये जो कथन है लाला लाजपत राय के द्वारा कही गई है। जो कथन है कि इन्होंने कहा था, लाला लाजपत राय के द्वारा कही गई थी, और कांग्रेस के प्रथम चरण के आंदोलन जो उदारवादी आंदोलन था उसके संबंध में लाला लाजपत राय जी ने कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, 121 में निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों पर विचार कीजिए। तो इसमें काजीरंगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिक्किम में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। ठीक है, और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। ठीक, और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में। हेमिस, इनमें से कितने हिम तेंदुए के प्रमुख आवास स्थल हैं? तो उपरोक्त में सभी के में हिम तेंदुओं के प्रमुख आवास हैं। कंचनजंगा सिक्किम और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख, सबके सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 122 में, भारत मालदीव संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत मालदीव संबंधों के संदर्भ में जो दिया गया है तो वो कथन क्या है? तो भारत मालदीव संबंधों के संबंध में जो कहा गया है उसमें कथन है सभी तीन, इसमें क्या है कि एक्वेरिन दोस्ती एकता एवं ऑपरेशन शील्ड दोनों देशों के बीच कुछ संयुक्त अभ्यास था। ठीक है, भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है, जो उनकी रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं को लगभग 70% पूरा कर सकता है। ठीक है, 8 डिवीजन भारतीय मिनी क्वाय लक्षद्वीप समूह का हिस्सा को मालदीव से अलग करता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें 122 का आंसर क्या होगा? उपरोक्त में सभी कथन सही है, तीनों कथन सही है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में दिया गया है निम्नलिखित युग्मों में से एक पर विचार कीजिए। देखिए निम्नलिखित युग्मों का विचार करेंगे तो जीआई टैग है और राज्य है। आदि केकिर कहाँ का जीआई टैग है? असम का, जो गलत है दोस्तों। आदि केकिर है जो एक अदरक का किस्म है, यह अरुणाचल प्रदेश का है, ना कि असम का, तो ये गलत हो गया। कच्ची सरेख कहाँ की है? तो कच्ची सरेख है जो आपको गुजरात, खालल और में चुने हुए खजूर के उत्पादन जो विशिष्ट रंग वाले कुरकुरे तथा पीले होते हैं, और यह गुजरात में स्थित है, ये सही है। तांगले साड़ी पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये भी सही है। तो कौन सा कितने सही सुमेलित हैं? 2 और 3 सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में दिया गया है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 है जो किसने जारी किया है? तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 है जो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 2024 में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो विश्व आर्थिक मंच ने। आगे चलते हैं दोस्तों, ये कुछ करंट अफेयर है, इसमें एक सेट्स है दोस्तों, वो सेट का जरिया है। ठीक है, 3 सेट इसमें लाऊंगा। ये फर्स्ट सेट का दूसरा पार्ट है। भारतीय मूल के किस खिलाड़ी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 2023 विश्व शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया है? तो शतरंज चैंपियनशिप में किसने रजत पदक हासिल किया है?
तो ये है कोनेरू हम्पी ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इसे बहुत अच्छे से पढ़ लें दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये बहुत काम आने वाली वीडियो है। चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, बीपीएससी, बीएसएससी या पुलिस हो, दरोगा हो, किसी चीज़ की तैयारी करते हो, आपको ये वीडियो काफ़ी काम आएंगे। हम जो मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी आपको आगे चलकर यूजफुल साबित होगा दोस्तों। इसमें करंट अफेयर भी है, इसलिए आप लोग काफ़ी शिद्दत से देखें, जिससे आपका पढ़ाई में और भी कुछ हेल्प हो सके दोस्तों। और यदि आप लोग चैप्टर वाइज हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको हमारा चैप्टर वाइज आपको पूरी आधुनिक भारत का वीडियो उपलब्ध मिलेगा, पूरी प्राचीन भारत का और पूरी मध्यकालीन भारत का वीडियो का मिलेगा दोस्तों। यदि आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर सारी वीडियो उपलब्ध है। उसी तरह भारतीय संविधान का भी पूरी वीडियो उपलब्ध है, आप लोग जाकर देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और यदि आप लोग को अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल को शेयर करें दोस्तों, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया है 126 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र सहयोग के लिए किन दो देशों के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन दो देशों के बीच दिया है मंजूरी? भारत और गुयाना के बीच का मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। हाल ही खबरों में रहा दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है? दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है? दृष्टि 10 स्टार लाइनर है जो आपको भारतीय सैनिकों का स्वदेशी यूएवी है। दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है? भारतीय नौसेना का, इसमें क्या दिया गया? दृष्टि भारतीय नौसेना का स्वदेशी यूएवी है, स्वदेशी यूएवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इसको इसरो ने जारी किया था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सुकन्या समृद्धि योजना की प्रावधानों में सम्मिलित नहीं है? सुकन्या समृद्धि योजना के प्रावधानों में कौन सम्मिलित नहीं है? सुकन्या समृद्धि योजना के प्रावधान में है, यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है, तो सम्मिलित है। जनवरी मार्च 2026 के तिमाही के लिए ब्याज दर 8% से बढ़ाकर 8.9% कर दिया गया, तो ये भी सही है। तो सुकन्या समृद्धि योजना के संबंध में क्या था? इसको बढ़ा दिया गया है 8% से 9%, क्या ये सही है? तो दोस्तों ये भी सही है। 1 और 3, 1 और 2 बिल्कुल सही है। तो मेरा आंसर क्या है? कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 जनवरी 2024 को घोड़सवारी के लिए किस पहली महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया? तो अर्जुन अवार्ड से किसे सम्मानित किया घोड़सवारी के लिए? तो दिव्य कीर्ति सिंह को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया गया संयुक्त सैन्य अभ्यास और उनके स्थल के मैचिंग करना है, तो इसमें से कुछ सैन्य अभ्यास हुए हैं उसके बारे में 2024 में। अयुत्या अभ्यास 2024, अयुत्या अभ्यास 2024 में है, जो भारत और थाईलैंड के बीच हुआ है। कहाँ? भारत और थाईलैंड के बीच अंडमान सागर में हुआ है अयुत्या संयुक्त सैन्य अभ्यास। डेजर्ट साइक्लोन 2024 में डेजर्ट साइक्लोन है, भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है। और मिलन 2024 में हुआ है विशाखापत्तनम के साथ, बहुराष्ट्रीय नौसेना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में हुआ है। और 11वां खंजर अभ्यास बकलोह हिमाचल प्रदेश में हुआ है। इस प्रकार ऑप्शन क्या होगा? 1, 2, 3, 4 सबका सब सही है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। हाल ही में जारी किए गए CREA रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा है? तो भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा है? तो बेगूसराय। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बेगूसराय भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है जो, ठीक है, इसमें जो दिया जा रहा है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा किसे फ्रांस का सबसे युवा और पहला समकालीन प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किए हैं इमैनुअल मैक्रोन ने? तो गैब्रियल अटल को चुना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। गैब्रियल अटल को सबसे युवा और समकालीन प्रधानमंत्री की नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 133 में। निम्नलिखित ऐप एवं जारीकर्ता के संबंध में कौन सही है? तो कुछ ऐप दिए हुए हैं और उसका सीईओ है, वो कौन कौन है? देखिए, इनकोर ऐप किसके लिए है? इनकोर ऐप है जो आपको कौन सा संस्था से संबंधित है? तो इनकोर ऐप है जो आपको निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया है, ये बिल्कुल सही है। संभव ऐप किसने जारी किया है? तो इंडियन आर्मी ने जारी किया है संभव ऐप, ये भी सही है दोस्तों, संभव ऐप। और उल्लास ऐप शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। और पाट मित्रो ऐप है जो आपको वस्त्र मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो कौन सा सही होगा? 1 और 2 सही है, बाकी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 5 जनवरी 2024 में WTO ने भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है? तो WTO में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है 2024 में?
तो WTO में भारत का नया राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? तो वह है सेंथिल पांडियन। सेंथिल पांडियन को WTO के नया राजदूत के रूप में चुना गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 135 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया 16वें वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो 16वां वित्त आयोग में क्या है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष होंगे, तो बिल्कुल सही है। कथन को कहना है तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और श्री ऋत्विक रंजनम पांडे आयोग के सचिव बनेंगे, तो ये भी सही है दोस्तों, ठीक है, दोनों सही है। और 16वें वित्त आयोग अप्रैल 2024 से शुरू होकर 5 साल की अवधि तक के लिए कार्य करेगा, तो ये गलत है। तो कौन सा सही होगा आंसर मेरा? तो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में जाएगा 136वां प्रश्न में, हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अर्जुन पुरस्कार से किस सम्मानित किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने? तो है नसरीन शेख को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बिहार के खिलाड़ी है नसरीन शेख, जो खो खो के खिलाड़ी है, वह अररिया के रहने वाली है, ठीक है, उन्हें सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आगे दिया गया है 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा के बाहर आने वाले में संख्या के आधार पर बिहार का कौन सा स्थान है? तो कौन से स्थान पर बिहार है जो गरीबी रेखा से बाहर लोग निकले हैं? तो गरीबी रेखा से बाहर निकलने वाला बिहार जो है दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। पहला स्थान उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं गरीबी रेखा से ज्यादा बाहर आए हैं, उसके बाद बिहार के लोग गरीबी रेखा से ज्यादा लोग बाहर आए हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हमारा सही आंसर है। बिहार का स्थान दूसरा है, ठीक है। और तीसरा स्थान पर कौन है? तो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और यह जो पैमाना लिया गया है 2005 से लेकर 2019 से 21 के बीच में जो पैमाना दिया उसके बीच में, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का पहला घड़ियाल व कछुआ के लिए प्रजनन केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? घड़ियाल एवं कछुआ के प्रजनन केंद्र जो बनाने की घोषणा की गई है वो किस जिले में की गई? पश्चिम चंपारण में किया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 जारी किया गया। इसमें से 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना की ऑल इंडिया रैंकिंग क्या है? तो पटना की ऑल इंडिया रैंकिंग कितना है? 77वां है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 140 नंबर प्रश्न चलते हैं दोस्तों, राज्य के किस जिले में गौतम बुद्ध के महान शिष्य भिक्षु धम्म छाया की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो भिक्षु धम्म छाया की प्रतिमा का अनावरण आरा के भोजपुर में किया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हाल ही में जारी किए गए बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 के आंकड़ों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग मिलकर राज्य की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो ये सभी है जो कुल मिलाकर कितना है? अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग मिलाकर के 63% है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ विजडम जेपी गंगा पथ के किनारे स्थापित की जाएगी। यह निम्नलिखित में से किसकी प्रतिमा है? तो जेपी गंगा जो है किसकी प्रतिमा है? यदि हम इसको देखें तो यह प्रतिमा राजेंद्र प्रसाद का है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन कॉन्क्लेव और एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इलेक्ट्रिक वाहन कॉन्क्लेव और एक्सपो का आयोजन इनमें से कहीं नहीं, जमुई में भी, नालंदा में भी, दरभंगा में, इन तीनों में से कहीं नहीं किया जाएगा। तो ये कॉन्क्लेव की स्थापना का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पटना में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया है? तो कौन सा देश है जो ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया है? तो अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया है अर्जेंटीना ने। 145 नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, डायरेक्ट टू मोबाइल D2M तकनीक का हाल ही में समाचार पत्रों में दिखाई गई थी। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो डायरेक्ट टू एम जो है इसके बारे में दिखाई गई थी। इसमें यह कहा गया है कि यह मल्टीमीडिया सामग्री को बिना इंटरनेट कनेक्शन के सीधे मोबाइल उपकरणों को स्ट्रीम करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों, 146 में निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड आमतौर पर L1 लैग्रेंज बिंदु से जुड़ा हुआ है? L1 लैग्रेंज बिंदु से जुड़ा हुआ कौन सा खगोलीय पिंड है? तो ये खगोलीय पिंड सूर्य एवं पृथ्वी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। L1 लैग्रेंज बिंदु से। नेक्स्ट योर एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्सरे पोलारीमीटर के संबंध में दिया गया है, तो कौन है? इसमें है 1 फरवरी 2024 को इसरो ने अपने पहले एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट मिशन का सफलता परीक्षण किया है, ठीक है ये। और SPCL C58 द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो इसमें से कौन सा सही है? तो केवल एक सही है, 2 गलत है। नेक्स्ट, यूनेस्को को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के संबंध में असत्य कथन को चयन करें। तो इसके संबंध में कौन सा असत्य कथन है? भारत दूसरी बार यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा, ये गलत है। ये ऑप्शन नंबर बी गलत है। इसकी अध्यक्षता भारत के नई दिल्ली में किया जाएगा, सही है। यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति का सत्र हर वर्ष आयोजित किया जाएगा, ये भी सही है। किसी देश के स्थल या संपत्ति को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने का फैसला यह समिति करती है, तो ये भी सही है। कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 149 में भारतीय न्याय संहिता
BNS 223 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है, BNS का धारा 106 2 हिट एंड रन मामलों के अधिकतम 10 साल की सजा का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल ये सही है। धारा 106 2 को एक जमानती प्रावधानों के रूप में जाना जाता है जो जमानत की संभावना को अनुमति देता है। तो ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए केवल सही है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। जनवरी 2024 में खबरों में रहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो है जो जनवरी में आया था। अल्वारो वो मेडागास्कर क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, मेडागास्कर क्षेत्र से संबंधित है। इस प्रकार यह जो सेट है दोस्तों 150 प्रश्नों का 2 वीडियो में करके मैं समाप्त कर दिया हूँ। यदि आप लोगों को अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।